दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है आशीष पंत और मैं आपका वेलकम करता हूं। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी में, और एंड टाइम प्रोफेसी में हम इस सीरीज़ में उन देशों को बाइबल के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अंत समय के इन्वायरमेंट में इजराइल से काफ़ी रिलेटेड है। और काफ़ी हद तक हम ये समझ सकते हैं बाइबल के दृष्टिकोण से कि एक्चुअली में इन नेशंस के थ्रू जो है वो होने क्या वाला है इन रिलेशन टू इसराइल। दोस्तों, 1979 से पहले इसराइल जो है वो ईरान का बहुत अच्छा दोस्त था। इनफैक्ट जब इसराइल का क्रिएशन हुआ तो उसमें ईरान ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। 1956 की जब अरब इसराइली वॉर हुई वहाँ पर भी ईरान ने काफ़ी सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि जो बाकी वॉर्स हुई उसमें भी ईरान ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ पर रूल करते थे वो शाह ऑफ ईरान थे, एंड ही वॉज अ प्रो वेस्टर्न गाय एंड ही वॉज अ प्रो इसराइली गाय। और बहुत से इंटेलिजेंस जो है वो दोनों में एक्सचेंज होती थी, इसराइल में और ईरान में। इसराइल बहुत हेल्प आउट करता था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ईरान की, और ईरान भी बहुत सी जो भी अपनी ऑयल सप्लाईज थी उससे इसराइल को मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन एंड टाइम प्रोफेसी में यदि आप पढ़ेंगे, जितना भी आपको अगर आपने कभी सुना होगा या ध्यान किया होगा, यहेजकेल 38 में हम पढ़ते हैं कि इसराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है गॉग एंड मैगोग के साथ, जो नेशंस आ रहे हैं उसमें से एक नेशन जो है वो पर्सिया है। अब ये जो पर्सिया है दोस्तों, ये आज का मॉडर्न डे ईरान है। तो बाइबल स्कॉलर्स ने ये क्लियरली कह दिया था, क्योंकि एंड टाइम में बाइबल ये स्पष्टता से बताती है कि ईरान जो है वो इसराइल का शत्रु होगा, तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। और सबसे ताज्जुब की बात है, ये हुआ भी। इतिहास को अगर हम देखें, 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया ईरान में, और शाह ईरान को जो है वहाँ से जो है भागना पड़ा, और रातों रात सत्ता चेंज हो गई, और फिर खुमैनी का वहाँ पर सुप्रीम लीडर बन के वो उभरे। अब दोस्तों, बात ये है, किसी ने ये आज से जो है वो 50-60 साल पहले नहीं सोचा होगा कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में जो है ये बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि बाइबल ये प्रिडिक्ट करती थी कि एंड टाइम में जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, मुझे लगता है ये जो चीज़ हमको देखने को मिली है अपनी आंखों के सामने, ये उसी प्रोफेसी का नतीजा है जो हिडन रूप से हम बाइबल में पढ़ते हैं। दूसरी बात, आप ये कहेंगे कि भाई ये तो पर्सिया के लिए जिक्र आया है, ये तो आज का मॉडर्न डे ईरान है। तो मैं आपको बता दूं, जो जो बाइबल प्रोफेसी होती है वो हमेशा जो है वो उन देशों के एंशंट नामों से ही प्रोफेसी करती है। उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि हम जो लोग हैं, हम लोग जो इंसान हैं, वो जो हैं वो जगहों के, देशों के अक्सर वो नाम बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्स्टेंटाइन ने एक सिटी को अपना कैपिटल बनाया, आगे चल के फिर वो जो है वो इस्तांबुल बन गया जब ऑटोमन्स आ गए। तो ये जो है ना कभी ये सिटीज़ के नाम चेंज होते रहते हैं दोस्तों। इस वजह से जो बाइबल जो प्रोफेसी करती है नेशंस के बारे में, वो उनके एंशंट नाम से करती है। अब अगर हम देखें 1933 के आसपास, इससे पहले जो है वो ईरान का नाम पर्सिया हुआ करता था। ओनली आफ्टर 1933 से 35 के बीच में, बाद में जो है जाकर ये इसका नाम ईरान हुआ। फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, आयतुल्लाह खुमैनी आए, उन्होंने इसका नाम इस्लामिक जो है वो एक रजीम पे स्थापित कर दिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से स्थापित कर दिया। तो लोग नाम चेंज करते हैं, लेकिन बाइबल जब भी प्रोफेसी करती है तो उनके एंशंट नामों से करती है। आज खैर मेरा वो विषय नहीं है, इसलिए मैं आज इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कभी दोबारा आपको समझाऊंगा कि बाइबल ऐसा क्यों करती है। एनीवे, तो एक बड़ी स्पेसिफिक प्रोफेसी है जो हम बाइबल में पाते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हो सकता है कि वो पूरी होना शुरू हो जाए। और आज आप देख ही रहे हैं कि ईरान काफ़ी न्यूज़ में, इनफैक्ट पिछले साल से काफ़ी न्यूज़ में। अगर आप मेरा एक साल पहले का वीडियोस देखेंगे तो मैंने ईरान के ऊपर एक वीडियो बताया था, और बताया था कि क्या क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं दोस्तों, और फिर 3 से 4 महीने के बीच में वो सिचुएशंस होना शुरू भी हो गई थी। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं कोई प्रोडिक्शन करूं, क्योंकि बाइबल कभी भी बाइबल स्टूडेंट्स को, बाइबल जो भी हम जैसे लोग बाइबल स्टूडेंट्स जो बाइबल को बहुत ही गहनता से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें पता है बाइबल कभी भी हमें ये नहीं सिखाती है कि हम फ्यूचर प्रोडिक्ट करें। दिस इज़ नॉट व्हाट बाइबल टीचेस अस। लेकिन हमें यानी विश्वासियों को बाइबल चिन्ह देती है कि जब ये चीज़ें होते हुए देखो तो तुम जो है वो सजग हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लूका के गॉस्पल में, मैथ्यू के गॉस्पल में, परमेश्वर ने अपने डिसाइपल्स को, जो भी कलीसिया के लोग थे, उनको चिन्ह दे दिए कि यदि तुम यरूशलेम को गिरता हुआ देखो तो तुम समझ जाना कि अंत निकट है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो ये परमेश्वर का हमें जो ये गिफ्ट है प्रोफेसी का,
इट्स ऑल्सो, अगर गलत हाथों में ये पड़ जाए तो इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि फिर लोग जो है प्रोफेसी को ऐसे यूज़ करने लगते हैं जैसे कि कोई किसी का भविष्य बता रहा है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल बिब्लिकल प्रोफेसी, इज़ नॉट लाइक दिस। एनीवे हम कभी इसके बारे में विशेषता से बात करेंगे। आज मेरा विषय है बाइबल जो है वो ईरान के विषय में क्या कहती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप निकाल लें मेरे साथ यर्मिया 49 चैप्टर और उसकी 35 से लेकर 39 आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं इलाम के धनुष को और जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो बाइबल है वो इलाम के बारे में बताती है। अब इलाम आपको जान के ताज्जुब होगा, पर्सिया से भी एंशिएंट नाम है जो हमको जेनेसिस 10 में मिलता है। शेम हाम यपीत के पुत्रों में से एक था वो। तो ये जो एंशिएंट नाम है ये पर्सिया से भी पुराना है, लेकिन जो यूज़ हुआ है वो ईरान के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि इलाम के धनुष को तोड़ डालूंगा। अब ये इलाम का धनुष क्या है दोस्तों? इलाम जो था, जो एंशिएंट इलाम के जो लोग थे वो धनुर्धारी हुआ करते थे, यानी वो धनुष जो है वो तीर वो बहुत अच्छा चलाते थे। उनकी जो आर्चरी स्किल्स थी वो बहुत ज़बरदस्त होती थी। लेकिन बहुत से प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता था सॉरी, ना कोई परमाणु बम के लिए कोई वोकैबलरी लैंग्वेज होती थी, तो ये जो बो है ये उसकी स्ट्रेंथ को, इलाम की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि बाइबल ये कहती है कि ये जो इलाम का जो एरिया है, मॉडर्न डे जो इलाम है, ये अपने जो न्यूक्लियर पावर है इसके ऊपर काफ़ी हद तक अब डिपेंड करने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर पावर बन चुका है ईरान, लेकिन काफ़ी नज़दीक है अगर आप देखिए तो। ये ईरान जो है ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए, और उसके लिए यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। जितना यूरेनियम जो है वो इनरिचमेंट होगा उतना जो है आप नज़दीक पहुंच जाएंगे परमाणु यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, जो ईरान करने में लगा हुआ है। और इसीलिए हमने पिछले साल देखा था इसराइल ने और यूएस ने एयर स्ट्राइक्स करी थी। एनीवे तो हम ये, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मैं इलाम के धनुष को तोड़ूंगा और उसके जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है इलाम, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कुछ बाइबल स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो इलाम जो है, जो हालांकि पर्सिया का एंशिएंट नेम है, लेकिन साउथ साइड में एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है जहाँ पर फारस की साड़ी खड़ी है, यानी पर्सियन गल्फ। उसके आसपास का जो इलाका है ईरान का, बेसिकली जो एलमाइट्स थे वहाँ पर आके सेटल हुए थे, और बाइबल स्कॉलर्स का मानना है। और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो इलाम के नाम से जाना जाता था। और अभी मैं आपको स्क्रीन पे ये दे रहा हूँ मैप, आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस मैप पर देखेंगे कि इलाम बना हुआ है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है, और उसके ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में जो है जैगोरेट माउंटेन्स बने हुए हैं। अभी मैं इसका सिग्निफिकेंस आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा कि होने क्या वाला है। लेकिन जब बाइबल कहती है कि मैं इलाम के धनुष को तोड़ूंगा, तो बहुत से इम्पॉर्टेंट जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि बेसिकली ये जो धनुष है, जो स्ट्रेंथ है, वो इलाम का जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो इलाम में एक जगह पड़ती है, बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पर बना हुआ है, और ठीक फारस की खाड़ी के पास बना हुआ है। अब अगर ये जो फारस की खाड़ी है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर बना हुआ है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट बहुत होता है, और ये कभी भी यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि ईरान को क्या ज़रूरत थी कि यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो बनाने की वो कोशिश करे। तो जब बाइबल कहती है इलाम के धनुष को तोड़ूंगा, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम में, यानी कि अभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि इलाम का जो धनुष है, यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कभी भी इसके ऊपर अटैक हो सकता है। आपने देखा होगा कि 13 जून के आसपास 2025 में इसराइल ने जो है सिस्टमेटिक दोस्तों एयर स्ट्राइक्स करी थी ईरान के ऊपर, और उसके कुछ दिन बाद ही यानी कि 22 जून के आसपास या 23 जून के आसपास जो है वो अमेरिका ने जो है वो फोर्डो के ऊपर बमबारी करी और एयर स्ट्राइक करी। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि इस्फहान में, फोर्डो में, नतान्स में, काफ़ी जगहों पर उन्होंने बमबारी करी, एयर स्ट्राइक करी।
लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इलाम यानी कि यहाँ जहाँ पर बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है फारस की खाड़ी के पास, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर कोई अटैक नहीं किया। आप आपने पिक में देखा होगा, यहाँ पर ये जो पावर प्लांट बना हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अब मैं आपको समझाता हूँ उसका रीज़न क्या है और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये कभी भी जो इसके ऊपर है वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक हो सकता है, किसी भी वॉर में कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जो एरिया बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जहाँ जैसे हम बुशेर पावर प्लांट कहते हैं, यहाँ पर ईरान ने अपनी फैसिलिटीज़ इसलिए यहाँ पर बनाई हुई हैं क्योंकि वो आसपास के जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको दबाव में लेना चाहता है। ऐसा मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि गल्फ़ ऑफ पर्सिया जो है, गल्फ़ फारस की जो खाड़ी है, उसमें जो अरब की जो नेशंस है उसका 90% के आसपास का जो पानी है वो वहीं से जाता है, पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं। अब ये जो लोग हैं ये डरते हैं कि अगर कहीं कुछ इनके ऊपर वॉर, कुछ झगड़ा हो गया या कुछ इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अगर अटैक हो गया, तो ये जो भी न्यूक्लियर सब्सटेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इस पानी को ख़राब कर देंगी और जितनी भी पॉपुलेशन, जो अरब पॉपुलेशन है जहाँ पर ये पानी जा रहा है, उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, जब भी यूएस ने स्ट्राइक किया, जब भी इसराइल ने स्ट्राइक किया, इसी रीज़न से कि ये जो न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है वो तबाह ना हो जाएं और बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो है वो अटैक नहीं किया। लेकिन क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है मेरे हिसाब से, यिर्मयाह 49 वर्स 35 में, कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं इलाम के धनुष को, जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई सस्पेक्ट कि ये जो फैसिलिटी है वो कभी भी तबाह हो सकती है। देखिए, अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ये ईरान और इसराइल का जो कन्फ्रंटेशन है वो डायरेक्ट होता जा रहा है और अब जो है किसी भी समय पर आप वॉर होते हुए देखेंगे और इस पर यूएस भी कूद रहा है। नेतन्याहू अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और इनफैक्ट उन्होंने, जो न्यूज़ आई थी, उन्होंने एक लेआउट दे दिया है वॉर का कि कैसे हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि इसराइल को पता है कि यदि किसी भी दशा में अगर न्यूक्लियर पावर ईरान हो गया तो सबसे पहले जो उसका जो थियोलॉजिकल एजेंडा है कि डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका, तो सबसे पहले अटैक वो इसराइल के ऊपर करेगा। क्योंकि जो ईरान का एजेंडा है वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ईरान ओपनली सेज कि डेथ टू इसराइल, सबसे पहली जो न्यूक्लियर अटैक होगा वो इसराइल के ऊपर होगा। और इसराइल इसलिए जानता है, और इसलिए हमेशा से, अगर आप मोसाद की हिस्ट्री देखेंगे तो जो भी इसके जो मेन साइंटिस्ट थे, हमेशा टारगेट किए हैं इसराइल ने, मोसाद के थ्रू, और हमेशा उसको ख़त्म किया। क्योंकि इसराइल किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो है वो एक परमाणु बम बना ले ईरान और कल के दिन उसके सिविलियंस के लिए, यानी इसराइल के सिविलियंस के लिए दिक्कत हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाए। बिकॉज़ अगर परमाणु बम बनाया तो जो एक स्टेबिलिटी है उस रीजन की, वो हमेशा हमेशा के लिए वो टूट सकती है। बिकॉज़ क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ईरान का जो एजेंडा है वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। वो यमन में हूतीस को सपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ जंग करे। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के ऊपर अटैक करे। सीरिया में उसने अपने पपेट्स बिछाए हुए थे काफ़ी समय तक। अभी जो मॉस्को भाग गया है बशार, तो इनडायरेक्टली जो है ईरान इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए हालत यहाँ पर क्या हो गई है, कि हालत ये हो गई कि इन सब टेरर नेटवर्क्स को इतना सपोर्ट किया और उसकी वजह से जो उसकी इकॉनमी है वो सफ़र कर गई। जो रियाल है वो कितना बुरी तरीके से, वहाँ की जो करेंसी है वो कितनी बुरी तरीके से गिर रही है। तो ये सब जो है वो जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं दोस्तों, ये बनते चले जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो है कन्फ्रंटेशन होगा, लेकिन क्योंकि बाइबल ऐसा कहती थी कि कन्फ्रंटेशन एंड टाइम में होगा और ईरान इसराइल का शत्रु होगा और ये कन्फ्रंटेशन होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होना है। और बाइबल ये भी कह रही है इस वर्स 35 में कि इलाम के धनुष को तोड़ूंगा। अब जब मैं यहाँ पर इलाम की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं मानता कि पूरा पर्सिया के ऊपर ये अटैक होगा। स्पेसिफिकली जो इलाम है वो ये एरिया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि
न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है, इस जगह पर अटैक हो सकता है। और एक्चुअली में ईरान को इस बात का डर भी नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप पिक में आपने देखा होगा तो वहाँ पर ऊपर जो है नॉर्थ की तरफ ज़ेगरत माउंटेन्स की एक रेंज बनी हुई है। यानी कि अगर कभी भी ऐसा न्यूक्लियर अटैक हुआ या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो ईरान इसलिए नहीं डरता है क्योंकि माउंटेन्स की वजह से जो है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो जो इम्पैक्ट होगा न्यूक्लियर बॉम्ब का वो कम होगा अगर ऐसा कुछ तबाही वहाँ पर होती है तो। लेकिन जो बाकी के जो अरब कंट्रीज़ हैं, ओमान है वगैरह, ये सब कुवैत है, ये सब यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब ये गल्फ, पर्शियन गल्फ से लगे हुए हैं, इनकी जो टेरिटरीज है दोस्तों वो काफ़ी हद तक मतलब प्रभावित हो जाएंगी। तो इसीलिए जो ये जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इनसे डरते हैं। एनीवे, तो दूसरी चीज़ ये हो गई दोस्तों कि कभी भी, क्योंकि बाइबल कहती है कि इलाम के धनुष को तोड़ूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उस टाइम पे कोई हिब्रू में मिसाइल के लिए या परमाणु बम के लिए कोई वर्ड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एंशंट लैंग्वेज को अगर हम समझने की कोशिश करें एंड टाइम प्रोफेसी में, तो कहीं ना कहीं इस ये जो स्ट्रेंथ है इलाम की, दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर बॉम्ब जो बुशेयर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईरान बना रहा है। एनीवे, आगे आप अगर देखेंगे तो वर्सेस में लिखा है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक कि तितर बितर करूँगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें इलामी भागते हुए ना आए। अब दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब इस वर्स को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लोगों का, इलाम के जो लोग हैं और जो आसपास वहाँ पर रहते हैं, और इनफैक्ट पर्सिया में भी जो पूरा ईरान है, वहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स ये हैं कि किसी न किसी तरह से इस जो इस्लामिक जो रजीम है इससे मुक्ति मिले, क्योंकि लोग दोस्तों वहाँ पर पक गए हैं बिल्कुल इस इन सब चीज़ों से। और अगर आप रिसर्च करेंगे इस चीज़ पे, तो जितनी भी रिसर्च मैंने करी है, आज वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंजेलिकल पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, वो ईरान में ही बढ़ रही है दोस्तों। और ईरान में जो है वो 100,000 ऑफ अंडरग्राउंड चर्चेस बने, क्योंकि इतना फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहाँ पर है नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो ग्रो हो रही हैं और लोग वेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई मौका मिले और वहाँ पर हमें कुछ करने का, भागने का या सारी चीज़ें करने का मौका मिले। तो ये जो इम्पैक्ट होगा दोस्तों, ये जो है एक मौका देगा ईरानियंस को कि वो अपने देश को छोड़कर जो है वो अलग अलग जगहों पर जाएं। अब लोग कहेंगे कि भैया ये आप कैसे कह सकते हो कि एंड टाइम प्रोफेसी है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये इतिहास में कभी पूरी हुई। दोस्तों यही तो खासियत है एंड टाइम प्रोफेसी की। ये एंड टाइम प्रोफेसी की जब बात होती है तो ये वो प्रोफेसीज होती हैं उन नेशंस के बारे में जो हिस्टोरिकली कभी भी जो है वो फुलफ़िल नहीं हुई। अगर हुई भी होंगी तो पार्शियली फुलफ़िल हुई होंगी, पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हुई होंगी। यही चीज़ इन्हें डिफरेंट बनाती है बाकी प्रोफेसीज से जो पास्ट प्रोफेसीज होती हैं। तो एक चीज़ तो ये है। अगली चीज़ यहाँ पर वो ये कह रहा है परमेश्वर वर्स 37 में, मैं इलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा। तो दोस्तों ये जो बात है ये ईरानियन लीडरशिप के लिए हो रही है कि जो इलाम के यानी ईरान के जो भी लीडर्स हैं उनसे परमेश्वर बहुत नाराज़ है। और नाराज़ क्यों है? अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ईरान के ऊपर तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ओपनली जो है वो इसराइल से नफ़रत करते हैं। ये ओपनली स्लोगन देते हैं डेथ टू इसराइल। इनका एक ही एजेंडा है कि हम दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा देंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि, और ये न्यूक्लियर से बम इसीलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल को ख़त्म कर दें। अब दोस्तों न्यूक्लियर ईरान है भी नहीं अभी पूरी तरीके से, लोग कहते हैं कि बन गया है, ये बहुत करीब है। तो मैं आपको बता दूं ये भी बाइबल प्रोफेसी एक तरीके से कहती थी कि एंड टाइम में न्यूक्लियर पावर भी ईरान बन जाएगा। देखिए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक टाइम था 1950s के आसपास, न्यूक्लियर छोटा सा रिएक्टर, एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी का पावर प्लांट का इस्तेमाल सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि और भी चीज़, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएसए ने उस टाइम पे गिफ्ट किया था। ओके, लेकिन एंड टाइम प्रोफेसी में ये कभी भी न्यूक्लियर पावर बन जाएगा ये किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया था सिवाय बाइबल के। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1970s में, इनफैक्ट ये
न्यूक्लियर पावर ये कैसे बन रहा है, कैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। 1970s में एक प्रोजेक्ट चल रहा था नीदरलैंड्स में, जो 3 देश मिलकर चला रहे थे, नीदरलैंड, जर्मनी और यूके। और उस प्रोजेक्ट का नाम था एनरिको। और ये बेसिकली यूरेनियम इनरिचमेंट के और बाकी चीज़ों के विषय में था। ये अपना उसको इनरिच करने की कोशिश कर रहे थे। उस पर उस टाइम पे रिसर्च चल रही थी कि कैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है वो और अच्छा रिफाइन कर सकते हैं, उस पर बात हो रही थी। तो एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट था जिसका नाम था AQ खान, ये वहाँ पर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट में। और इस क्योंकि ये एक मेटलर्जिस्ट था, धातु वैज्ञानिक था, तो इसके पास उस ब्लूप्रिंट्स को के पास एसेस था जहाँ पर गैस सेंट्रीफ्यूजेस बने हुए थे, उनके ब्लूप्रिंट्स, उनके मैप्स थे, सारी चीज़ें बनी हुई थी। गैस सेंट्रीफ्यूज क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे दूध से मलाई को अलग किया जाता है, वैसे ही यूरेनियम जो गैस होती है उसको अलग अलग करना होता है। बेसिकली रिफाइनमेंट वही होता है। तो वो वहाँ पर उसके पास एसेस, गैस सेंट्रीफ्यूजेस का जो है वो एसेस हो गया। वहाँ से उसने जितने भी उनके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स थी, फॉर्मूलाज थे, और कहाँ से पार्ट्स आते हैं, जो डील्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ से चीज़ें सप्लाई होती हैं, उसने वो सारी चीज़ें वहाँ से ली और वो वहाँ से चला गया और पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में फिर उसने जो है वो, आपने देखा होगा कि अगर वर्ल्ड के आप 8 या 9 कंट्रीज़ देखें तो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास अभी फ़िलहाल पक्के तौर पे हम कहें तो न्यूक्लियर पावर वो है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो AQ खान था, इसी ने ये फॉर्मूला जो है वो नॉर्थ कोरिया को बेचा और उसके एवज़ में उससे मिसाइल बनाने की टेक्निक और ये सब चीज़ें जो हैं वो दोस्तों उसने ली। उसके बाद जो है वो इसने ईरान को भी वो फार्मूला बेचा। अब ईरान उसी फार्मूले को लेकर जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इनफैक्ट जितने भी जो सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो इन सब चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो है डेवलपमेंट का। उनका जो एजेंडा है वो इन्वेस्टमेंट का है। वो वेस्टर्न कंट्रीज से अपने अलायंसेस पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। बट ये जो कंट्री है इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, एंड दैट इज़ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उनकी थियोलॉजी ऐसी है, जितना क्योस पड़ेगा उतना उनका सेवियर यानी मेहदी है, उनके आने का टाइम नज़दीक होगा दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपको इसकी और विस्तार और डिटेल बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। थैंक यू दोस्तों।